फ्रेंड्स, वेलकम इग्नू गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है ये आपका BHDC 134 का है, हिंदी गद्य साहित्य का है। ये BAG स्टूडेंट के लिए है। BA के जो स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं, उनके कोर्स का जो सब्जेक्ट का नाम होगा वो होगा BHDE 101। ठीक है, यही प्रॉब्लम है कि मुझे दो बार वीडियो बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि आप लोगों के समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो BA के स्टूडेंट है उनका कोर्स सब्जेक्ट कोड जो था वो अलग था और BAG वालों का अलग है, लेकिन कंटेंट एक ही है। चलिए फिर देख लेते हैं ये वीडियो। BHDC 134 में हिंदी गद्य साहित्य में आप हिंदी गद्य साहित्य पढ़ेंगे। इसमें ब्लॉक जो है वो 3 है, 1, 2 और 3 है। ठीक है, तो आज जो है हम ब्लॉक 1 ले लेते हैं। ब्लॉक 1 यानी हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास ले लेते हैं और इसमें यूनिट 1 ले लेंगे। यूनिट 1 में आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिंदी गद्य का विकास। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? हिंदी गद्य का विकास जो है वो हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। राइट, तो चलिए फिर देख लेते हैं, इसे ले लेते हैं। ओके, परिचय यहाँ पे जरूरत तो नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पहले यूनिट में हिंदी गद्य का विकास जो भी पढ़ेंगे, सेकंड यूनिट में हिंदी गद्य की विविध विधाएं दी हुई हैं, तो हम हिंदी गद्य का विकास से शुरू कर देते हैं। ठीक है, ओके चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गद्य साहित्य को देखेंगे कि आखिर जो गद्य साहित्य है वो क्या है। फिर हिंदी गद्य की थोड़ी पृष्ठभूमि पर नजर डालेंगे जिसमें ब्रजभाषा और खड़ी बोली गद्य यानी ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य को हम पढ़ेंगे। ठीक है, देन इसके बाद हिंदी गद्य का विकास हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं हिंदी गद्य साहित्य, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकता है और इसके बाद इंपॉर्टेंट और भी हैं। भारतेंदु युग, ठीक है ना, इसे हम कैसे भूल सकते हैं? भारतेंदु युग और द्विवेदी युग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट युग है। इसमें गद्य का क्या विकास हुआ, किस तरह से विकास हुआ है, ये आप इसमें देखेंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। स्टार्टिंग यहाँ से हो गई है। चलिए गद्य साहित्य देख लेते हैं। अच्छा, गद्य साहित्य है क्या, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। जैसे दो चीजें होती हैं, गद्य होता है और एक पद्य होता है। ठीक है ना, तो गद्य में क्या आता है, पद्य में तो कविताएं वगैरह आ जाती हैं, पोएम्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, पद्य बोलते हैं। और गद्य क्या होता है, तो गद्य में उपन्यास, कहानी, एकांकी, निबंध, ठीक है ना, लेखन, ये जो काम होते हैं, जो चीजें होती हैं गद्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो जब हम ये चीजें पढ़ते हैं तो क्या कभी हमने सोचा कि इसका विकास कैसे हुआ? ठीक है, तो इस यूनिट में हम विकास के बारे में पढ़ेंगे कि इसका विकास किस तरह से हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि किसी ने कहानी लिखा, किसी ने उपन्यास लिखा, नॉवेल लिखा, ठीक है ना, किसी ने एकांकी लिखा, तो ये सब गद्य के अंतर्गत आ जाती है। निबंध किसी ने लिखा, ठीक है ना। तो साहित्यिक भाषा में कबीर, सूर, मीरा आदि की रचनाओं को छंदबद्ध रचना या पद्य या काव्य कहा जाता है, जबकि उपन्यास, वही मैंने भी आपको कहा कि जो छंदबद्ध रचना होती है, जो कविताएं होती हैं, उनको काव्य कहा जाता है या पद्य कहा जाता है, और उपन्यास, कहानी, निबंध आदि को गद्य कहा जाता है। तो गद्य किसे कहते हैं? उपन्यास, कहानी, निबंध को गद्य कहा जाएगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि छंदोबद्ध रचना में गेता तथा लय होती है और जबकि गद्य में भाषा व्याकरण के अनुरूप होती है। यदि आपसे अंतर लिखने के लिए आता है गद्य और पद्य में क्या अंतर है, तब आप यही लिखेंगे। ठीक है, कि क्योंकि जो पद्य होता है वो क्या होता है, छंदोबद्ध होता है, यानी छंद से परिपूर्ण, अलंकार से परिपूर्ण होता है वो। ठीक है, लय होती है उसमें, तो गेता और लय होती है, वो आगे बढ़ता हुआ होता है, एक ताल उसमें होती है। जबकि जो गद्य होता है उसमें भाषा जो होती है वो क्या होती है, व्याकरण के अनुरूप होती है। जैसे नॉवेल, हिंदी या ये लेखक एकांकी वगैरह हम पढ़ते हैं तो उसमें हम व्याकरण पढ़ते हैं, ग्रामर उसमें पढ़ते हैं हम। ठीक है ना, किसमें? गद्य में। फिर ये देख लेते हैं कि समस्त विश्व साहित्य आरंभ से ही काव्य रचना का प्रमुख स्थान रहा है। काव्य रचनाएं तो शुरू से ही देखने को मिली हैं। ठीक है, अब चाहे वो रामायण हो या महाभारत हो, ये महाकाव्य भी हैं जो यहाँ पर काव्य के माध्यम से एक कहानी को बताया गया है, काव्य के माध्यम से, ना कि गद्य के माध्यम से, पद्य के माध्यम से बताया गया है। वहीं यूनान में इलियड, ओडिसी आदि लिखे गए हैं, जो कि किसके माध्यम से लिखे गए हैं? गद्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से बताया गया। रामायण महाभारत में देखिए ना, कविता ही तो लिखी हुई है और पूरी जीवनी लिख दी गई। किसकी? कृष्ण की लिख दी गई, और उसी तरह से राम की लिख दी गई, पांडवों की जीवनी पूरी लिख दी गई। तो किसके माध्यम से? गीता सार को उठा के देख लीजिए, तो किसके माध्यम से? पद्य के माध्यम से। ये आपको अपनी बुक में लिखना है यदि गद्य पद्य के बारे में आता है। ठीक है,
काव्य के अलावा नाटक भी लिखे गए और उनमें भी काव्य की भाषा का प्रयोग अधिक हुआ है। यानी पहले काव्य जो होते थे वो होते ही थे, नाटक भी पहले जो है ड्रामा भी क्रिएट होते थे। आप उनका नाम विलियम शेक्सपियर का देखिए तो उनके जो नॉवेल होते थे तो उनमें जनरली पद्य ही, कविताएं ही देखने को, पोएम ही देखने को मिला करती थी। ठीक है, होता तो गद्य था लेकिन वो कहने का जो माध्यम होता था वो क्या होता था, पद्य की तरह होता था, कविता के माध्यम से होता था, यानी भाषा काव्य होती थी। तो प्रश्न ये उठ जाता है कि आधुनिक युग से पूर्व गद्य की बजाय पद्य में ही रचना क्यों होती रही। ठीक है ना, तो इसका रीजन जो था वो ये था कि पहले जो काव्य लिखे जाते थे, कविता लिखी जाती थी, तो उनकी जो छंदबद्धता होती थी, लिखने का जो तरीका होता था, जो लय होता था, जिस लय में वो लिखे जाते थे, उनके कारण काव्य को यानी उस चीज को याद करना सरल हो जाता था। लाइनें ऐसी लिखी जाती थी, है ना, कि किसी कहानी नॉवेल को A to Z हम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप एक गीत देखिए, आपके क्वेश्चन आंसर नहीं याद होंगे, लेकिन अभी कोई गाना आ जाए तो गाना आपको बहुत जल्दी याद होगा, कविता बहुत जल्दी। क्यों? उसका रीजन यही होता है ना, क्योंकि उसको याद करना सरल होता था। तो पहले जमाने में मुद्रण की सुविधाएं कम थी, उसको टाइपिंग नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, इसलिए मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी साहित्य को आगे बढ़ाने का काव्य की भाषा में सहायक थी। तो दूसरा एक रीजन क्या था कि लिख नहीं सकते थे, मुद्रण यानी प्रिंट नहीं करवा सकते थे, यहाँ पे लिखना नहीं प्रिंट कराना होगा, कि प्रिंट नहीं कर सकते थे। तो क्या होता था कि जनरली लोग एक परंपरा से दूसरा, जब वंश आया, एक वंश से दूसरा, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आई, तो उसमें लोगों के द्वारा सुनी गई चीजों, ठीक है, उनके द्वारा सुनी गई और वही सुनने के बाद एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो कहानी कही गई, तो वो काव्य की भाषा के माध्यम से ही कही गई। ठीक है, प्राचीन काल में गद्य में साहित्य रचना ना होती तो यह बात नहीं है, इस प्रकार की रचनाएं संख्या में काफी कम थी। यानी यहाँ पे काव्य रचना की जाती थी क्योंकि वो बहुत ईजी होती थी, सरल होती थी, लोगों को याद रखने में बहुत सहायक होती थी। संस्कृत साहित्य में गद्य का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि संस्कृत साहित्य है ना, उसमें गद्य का प्रयोग हुआ है क्योंकि बाणभट्ट ने कादंबरी की रचना गद्य में की थी। ठीक है, कालिदास ने भी बहुत सारी रचनाएं उसमें गद्य में की हैं, पद्य गद्य दोनों में उन्होंने किया है। तो बाणभट्ट ने जो कादंबरी लिखी थी वो किस में थी, गद्य में थी। और पंचतंत्र, पंचतंत्र जो हम कहानियां पढ़ते हैं उसके लेखक कौन थे, विष्णु शर्मा थे। तो यह भी क्या था, यह भी गद्य था, यानी ये कहानी थी। तो कहानी को एक कहानी की तरह लिखा गया, ना कि किसी कविता के माध्यम से उसको सुनाया गया। ठीक है, तो आपके मन में प्रश्न, इसको देख लेते हैं, इसको कर छोड़ देते हैं। ओके, राइट, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन, ये प्रश्न उठता है आपके सामने, प्रश्न यदि आता है, क्वेश्चन आता है कि आधुनिक युग में काव्य की प्रमुखता के बावजूद गद्य में लेखन क्यों शुरू किया गया, यानी काव्य के रहते हुए गद्य क्यों लिखे गए, यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर यही देना होगा क्या कारण थे। तो इसके कारण ये थे कि शुरू से आपस में विचार विनिमय के लिए एक अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग होता था और ये साधारण बोलचाल की भाषा थी और इसका रूप काव्य से अलग होता था और भाषा के इसी रूप को गद्य कहा गया। ठीक है, यानी जो विचार विमर्श किए जाते थे कविता के माध्यम से किए जाते थे, दो चार लाइनें लिख के किए जाते थे, उसमें न करके जो उसका एक अलग रूप होता था, यानी जो अलग रूप का मतलब गद्य का, वही गद्य कहा गया, जो कि एक कहानी, एक उपन्यास के माध्यम से लिखी गई। ठीक है, तो भाषा का वह रूप जो व्यवहारिक संरचना के सर्वाधिक के नजदीक हो गद्य कहलाता है। तो अब गद्य क्या कहलाता है, तो देखिए वही होगा कि उसकी व्याकरणिक संरचना, ठीक है ना, उसकी व्याकरणिक संरचना के सर्वाधिक नजदीक हो तो वह क्या कहलाता है, गद्य कहलाता है, क्योंकि गद्य में व्याकरण ही होता है, ग्रामर ही होता है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, और जबकि पद्य में प्रमुखता व्याकरणिक नियमों में नहीं बल्कि छंद लय भाव में होती है, क्योंकि पद्य में क्या होता है, पद्य में तो यही चीजें होती है, अलंकार, छंद, लय, भाव, ताल, ये सब चीजें देखने को मिलती है। ठीक है ना, ओके। अब प्राचीन समय मुद्रण प्रणाली तो थी नहीं, जब मुद्रण प्रणाली अस्तित्व में आई तो समाचार पत्र भी प्रकाशित होने शुरू हो गए। अब समाचार पत्र किस में प्रकाशित होंगे भाई, गद्य में ही तो होंगे ना, समाचार लिखा जाएगा, अब उसको कविता के रूप में थोड़ी बांधने जाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में मुद्रण प्रणाली जो है, आधुनिक प्रणाली का आरंभ अंग्रेजों के आने के बाद से शुरू हुआ, समाचार पत्रों का आरंभ जो है अंग्रेज के आने के बाद से ही शुरू हुआ। अब हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि देख लेते हैं क्या है। ठीक है ना, ओके। तो आधुनिक काल के आरंभ में अर्थात 19वीं शताब्दी के पूर्व अन्य भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी भाषा भी गद्य की शुरुआत की गई थी और आज जिसे हम खड़ी, ठीक है ना, बोली साहित्य की भाषा, जिसे हम आज
क्या बोलते हैं, आज की जो खड़ी बोली है वो साहित्य की भाषा। जनरली देखिए कितनी भी बुकें लिखी जाती, चाहे हिंदी नॉवेल हो, कहानी हो, उपन्यास हो, जो भी आप पढ़ लीजिए, निबंध पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, वो सभी किस में लिखी जाती हैं, खड़ी बोली में लिखी जाती है। जो इस वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये खड़ी बोली कहलाती है, ठीक है ना। लेकिन पहले के आधुनिक काल में यानी 16वीं 17वीं शताब्दी में उसका साहित्य में प्रयोग बहुत कम हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। तो उस वक्त की साहित्यिक भाषा क्या थी, 17वीं से 18वीं शताब्दी में ब्रज भाषा, सॉरी 16वीं से 17वीं शताब्दी, याद रखिएगा, 16वीं से 17वीं शताब्दी में जो साहित्यिक भाषा थी वो क्या थी, ब्रज भाषा थी। यदि ब्रज भाषा से क्वेश्चन आता है ब्रज साहित्य से, तो आपको यही लिखना होगा, ठीक है। और लंबे समय तक साहित्यिक रचनाएं ब्रज भाषा में ही होती रही हैं। अपने भाव विचार को प्रकट करने का जो माध्यम होता था वो भी क्या होता था, काव्य होता था, यानी काव्य में रचना होती थी, यानी कविताएं लिखी जाती थी। लेकिन आपस में विचार विनिमय के लिए भी एक प्रकार की भाषा का प्रयोग होता था, और बोलचाल की भाषा गद्यात्मक थी। भाई हमें आपसे बात करनी है तो हम पद्य में थोड़ी बात करेंगे, कविता बना के थोड़ी बात करेंगे। हम आपसे पूछ रहे हैं कैसे हो, तो आप सीधा जवाब दोगे कि अच्छे है, तो ये क्या हुआ, ये गद्यात्मक भाषा हो गई। उसे आप किसी लाइन में पिरो के नहीं बोलोगे, है ना, गाना गा के नहीं बोलोगे। तो यही हुआ कि जो एक भाषा जो प्रयोग होती थी, भाषा में जो बोली प्रयोग होती थी वो गद्यात्मक होती थी, लेकिन जो लिखी जाती थी वो पद्यात्मक होती थी, ठीक है। तो ब्रज भाषा के बोलचाल के इस रूप का प्रयोग गद्यात्मक रचनाओं में होता था, और आरंभिक हिंदी गद्य की दृष्टि से ऐसी रचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ब्रज भाषा में किस चीज का प्रयोग होता था, गद्यात्मक रचनाओं का प्रयोग होता था, ठीक है। तो ब्रज भाषा का गद्य देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से यहाँ पे। ब्रज भाषा जो है वो साहित्यिक भाषा थी, क्योंकि 16वीं से 17वीं शताब्दी की भाषा थी। अगर आधुनिक भाषा की बात की जाए, 18वीं 19वीं शताब्दी की बात की जाए, 19वीं शताब्दी की, तो आपको मिलेगी खड़ी हिंदी, ठीक है। तो इस भाषा के अपने भाव विचार को व्यक्त करने के लिए पद्य में इसका प्रयोग होता था, लेकिन इस भाषा के बोलचाल के रूप का प्रयोग भी साहित्य में होता था। यानी कि ब्रज भाषा साहित्यिक भाषा थी, और अपने विचारों को जब व्यक्त करना होता था तो पद्य में भी इसका प्रयोग होता था, लेकिन अपने बोलचाल की भाषा में साहित्य का प्रयोग होता था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि साहित्य में एक ऐसी भाषा का प्रयोग होता है जो अपनी किसी भी अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे बोलचाल की भाषा में, और ठीक इसके विपरीत जनसाधारण की भाषा बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। तो साहित्यिक भाषा ब्रज हुआ करती थी, और लोगों की जो भाषा ब्रज और पद्य हुआ करती थी, जो लोगों की भाषा थी वो गद्यात्मक हुआ करती थी, ठीक है। तो जब कोई विद्वान या उपदेश अपने मत का विचार करता था, कोई उपदेश देता था, तो उसे जनसाधारण की भाषा में अपने मत या विचार समझने पड़ते थे, ठीक है ना। यानी वो विचार को रखता है, कोई प्रवचन देता है, तो उसको जो लोगों की भाषा उस वक्त बोली जाती थी ब्रज में, ब्रज भाषा, यानी ब्रज भाषा में उसको जो उपदेश है वो देने पड़ते थे, ठीक है। तो इस प्रकार गद्य के प्रणयन का एक कारण यह भी है कि इसके प्रयोग से लेखक अपना संदेश जनता तक सुगमता से पहुंचा सकते थे। आरंभिक ब्रज भाषा गद्य का प्रयोग इसी उद्देश्य से हुआ है, ठीक है। और काव्य ग्रंथों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए टीकाएं लिखी गई। ये टीकाएं गद्य की भाषा में लिखी गई थी। और उस काल की गद्य रचना का एक उदाहरण देखिए, किस तरह की गद्य लिखी गई थी। देखिए, श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत है कैसे परमानंद आनंद स्वरूप है, शरीर जिन्हिन का जिन्हिन के नित्य में शरीर चैतन्य और आनंदमय हेतु। तो इस तरह की जो है गद्य रचना पहले लिखी जाती थी। मतलब पढ़ो तो लगे कि कविता है, और अगर आप गद्य के रूप में भी देखो तो वो गद्य भी लगे, ठीक है। ओके, चलिए, तो इससे पता चल जाता है कि गद्य के साथ पद्य के साथ गद्य का भी लेखन होता रहता था, किसमें, ब्रज भाषा में। और ब्रज भाषा गद्य का प्रामाणिक रूप 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दो रचनाओं 84 वैष्णव। अब अगर ब्रज भाषा गद्य की दो रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, जो औरंगजेब के काल की रचना में मिलता है। ये 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की ब्रज भाषा की गद्य रचना है। इसे आपको याद करना होगा अच्छे नंबर लाने हैं तो 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये वहाँ उस समय की लिखी गई क्या थी, गद्य लेखन था, किसमें, ब्रज भाषा का, ठीक है। ओके, चलिए, तो ब्रज भाषा में मेरे ख्याल से इतना काफी हो गया। अब खड़ी बोली देख लेते हैं, ठीक है।
अब ब्रज भाषा जब हमने देखा तो ब्रज भाषा में गद्य की परंपरा आगे तो नहीं बढ़ पाई थी, किन किन कारणों से, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे जनरली काव्य भाषा ही प्रयोग की जाती थी, लोग अपनी बोलचाल की भाषा में ब्रज भाषा का प्रयोग किया करते थे। अब हम देखेंगे कि खड़ी बोली में गद्य का विकास किन कारणों से हुआ, ठीक है। तो ब्रज भाषा में तो इतना विकास नहीं हो पाया गद्य का, लेकिन खड़ी बोली में जो है जनसाधारण के बोलचाल की भाषा थी। अब देखिए, अगर ब्रज भाषा में कोई चीज लिखी जाएगी तो सिर्फ वही समझ सकता है जो वहां का रहने वाला हो, उस भाषा को जानने वाला हो, हम आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन खड़ी बोली एक ऐसी भाषा है जिसे हम हिंदी बोलते हैं, एक ऐसी भाषा, शुद्ध हिंदी, कि हर एक बंदा भारत का जानता है, ठीक है। तो उसमें अगर कोई चीज लिखी जाएगी तो सब तक पहुंच जाएगी। तो धीरे धीरे साहित्य में इसका प्रयोग होने लगा और गद्य की रचनाएं भी इसमें होने लगी, और तत्कालिक राजनीतिक परिस्थिति ने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि जनरली खड़ी बोली सबको आती थी। तो 14वीं शताब्दी में खड़ी बोली दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाने लगी, और मुगल के शासन की सुविधा के लिए जनता से संपर्क बनाने के लिए भी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। तो खड़ी बोली का विकास किस तरह से, यदि क्वेश्चन आता है तो आपको यही लिखना होगा, खड़ी बोली में साहित्य का विकास, ठीक है। तो खड़ी बोली ज्यादा क्यों बोली जाने लगी थी, क्योंकि जब मुगल आए थे, बाहर से आए थे, तो उनको अरबी और फारसी आती थी, हिंदी नहीं आती थी। तो लोगों से जुड़ने के लिए खड़ी बोली को आगे लाया गया, ठीक है। मुगल बाहर से आए, उनकी मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन राजकाज की भाषा के रूप में उन्होंने फारसी का उपयोग किया था, और जबकि खड़ी बोली का प्रयोग भाषा संपर्क के रूप में शुरू हुआ था। तो फारसी जो है मिश्रित खड़ी बोली के बोलचाल की नई शैली का जन्म हुआ। उसका भी रीजन था, जब वो फारसी में बात कर रहे हैं, यहाँ खड़ी बोली में बात हो रही है, तो फिर लैंग्वेज जो थी वो मिक्सअप सी हो गई। तो यहाँ पे जो भाषा था तो वो फारसी मिश्रित खड़ी बोली हो गई, ठीक है। पढ़े लिखे लोग बोलचाल के इस मिश्रित रूप को फारसी लिपि में लिखने लगे, और नई शैली को हिंदुई, हिंदवी, हिंदी रेखता आगे चलकर उर्दू नाम दिया गया। तो जो फारसी और हिंदी से मिल, यानी खड़ी बोली से मिलकर के मिश्रित भाषा बनी, उसको आगे चल करके उर्दू नाम दे दिया गया, जो उस समय हिंदुई, हिंदवी, हिंदी के नाम से जानी जाती थी। शायरों ने इसमें शायरी करना आरंभ कर दिया था, और 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में पहेलियां और मुकरियां लिखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है। तो अमीर खुसरो के बाद खड़ी बोली का विकास जो है दक्षिण के राज्यों में भी हुआ, और दक्षिणी हिंदी के रूप में वहां 14वीं से 18वीं शताब्दी तक अनेक साहित्यिक ग्रंथों की 14वीं से 18वीं शताब्दी तक अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचनाएं हुई, और जिनमें गद्य की रचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। नाम कुछ याद कर लीजिए, ख्वाजा बंदा नवाज, साय मीरा जी, ठीक है ना, मुल्ला बहजी जैसे साहित्यकारों की रचना जो है किसके साथ की थी, काव्य रचनाओं के साथ गद्य भी लिखे थे। तो ये खड़ी बोली हो गई, ठीक है, ओके, ठीक है। मुगल साम्राज्य ने खड़ी बोली के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ खड़ी बोली का भी विस्तार होता गया, और खड़ी बोली मुगल के संपर्क की भाषा हो गई थी, ठीक है। और जब अंतिम मुगल शक्तिशाली शासक औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो विशाल साम्राज्य को संगठित रखने की शक्ति के बाद ही किसी शासक में नहीं रही थी। तो दिल्ली, आगरा, पश्चिमी शहरों के स्थान पर लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद आदि पूर्वी शहर समृद्ध हो चले, और व्यापार जो हुए थे, क्योंकि व्यापार के लोग गाँव की ओर से शहरों की ओर जाने लगे थे, तो इसलिए भी खड़ी बोली जो है संपर्क की भाषा बनी, ठीक है। व्यापारियों के साथ खड़ी बोली भी विस्तार पाती गई, इस प्रकार खड़ी बोली में गद्य की क्षमता का विकास होने लगा, और उनमें गद्य की रचनाएं होने लगी। ये है खड़ी बोली। तो ब्रज मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, खड़ी बोली मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, या फिर दोनों को क्वेश्चन देके पूछ सकता है कि ब्रज भाषा और खड़ी बोली भाषा में गद्य का विकास किस तरह से हुआ। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए, अब आई थिंक इतना काफी है। साहित्य में स्थान बनाने के लिए किसी भाषा को समय की अपेक्षा होती है, और खड़ी बोली के साथ ऐसा ही हुआ। खड़ी बोली गद्य का विकास धीरे धीरे हो रहा था, और 1741 में पटियाला दरबार के राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित भाषा योग वासिष्ठ से इस विकास की श्रृंखला को जोड़ सकते हैं। तो खड़ी बोली में सबसे पहले किसने, राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा रचित भाषा योग वासिष्ठ थी, इससे यहाँ पर इसकी शुरुआत हो गई थी, किसकी, खड़ी बोली की, साहित्य की, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे आधुनिक काल से पूर्व साहित्य की रचना काव्य में होती थी, तो सारी सही और गलत का है, क्वेश्चन भी इसमें होगा। अभी इसमें क्वेश्चन नहीं दिया है, कोई बात नहीं।
नीचे देख लेंगे। हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का विकास किस तरह से हुआ? तो खड़ी बोली गद्य का जो रूप आज हमारे सामने है वह सहज ही विकसित नहीं हुआ है। 14वीं से लेकर के 15वीं 16वीं शताब्दी यानी 19वीं शताब्दी आते आते तक में विकसित हुआ। तो बहुत टाइम इसको लगा है और इस विकास में परिस्थितियां, संस्थाओं और व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, तो हिंदी गद्य के विकास के अंतर्गत हिंदी गद्य के विकास के कारण आप लिखेंगे। यदि पूछता है कि हिंदी गद्य का विकास किस तरह से हुआ, तो फिर आपको ऊपर वाली सभी चीजें लिख देनी है और उसके अंतर्गत ये भी लिखना है जो हिंदी गद्य के विकास के कारण हम पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी गद्य के विकास के कारण कौन कौन से हैं, तो आपको फिर ये लिखना ही लिखना है। ठीक है ना। अब अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, भारत में परिवर्तनों का जो सिलसिला आरंभ हो गया था, भारतीय जनजीवन पर बहुत व्यापक असर छोड़ा था। ये परिवर्तन किसी एक क्षेत्र से संबंध नहीं था, क्योंकि इसका सीधा संबंध जो था हिंदी गद्य के विकास से भी था। हिंदी गद्य के विकास से क्यों है, तो ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला रीजन ईसाई मिशनरी से था। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और यहाँ पर हिंदू, मुसलमान ही नहीं, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। और दक्षिण भारत के केरल के पूर्वी राज्य में अगर देखा जाए तो यहाँ पे छोटे प्रदेश में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग काफी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और मुगलों के शासन के उत्तर काल में ईसाई धर्म प्रचारक यहाँ पर आए थे। जब अंग्रेज आए थे तो यहाँ पे फ्रांसीसी भी आए थे और ये डच भी आए थे, पुर्तगाली भी आए थे। और अंग्रेजों ने भारत को पराधीन बनाया। उनका सिर्फ मकसद यहाँ पे था शासन करना। उन्होंने अपना शासन स्थापित किया और जब अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित किया तो इसके साथ साथ में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियां भी तेज हो गई। और इसको जो जोर पकड़ा था वो किसकी बदौलत? अंग्रेजों की बदौलत था। अंग्रेजों ने ही उनको यहाँ पर रहने की परमिशन दी और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उनको उकसाया था। तो धर्म प्रसार के लिए उन्होंने भारतीय भाषाओं का सहारा लिया और इनमें हिंदी भी एक थी, क्योंकि इंग्लिश, डच और ये तो पुर्तगाली तो लैंग्वेज आती नहीं, हिंदी यहाँ के लोगों को आती थी। अब आपको यहाँ पे रहना है, कुछ करना है, चाहे अच्छा करना हो या बुरा करना हो, तो उसके लिए हिंदी आपको सीखनी होगी। और वह नहीं, खड़ी बोली जिसको बोलते हैं, खड़ी बोली मतलब हिंदी। ठीक है। और 19वीं सदी में उन धर्म प्रचारकों ने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए हिंदी गद्य में कई पुस्तकें तैयार की। अब उनकी बाइबिल थी, बाइबिल इंग्लिश में होती थी, वहाँ की लैंग्वेज में होती थी। अब यहाँ के लोगों के लिए प्रॉब्लम होती, यहाँ के लोगों से अगर संपर्क साधना है, लोगों को ईसाई बनाना है, अपने बाइबल के बारे में समझाना बताना है, तो आपको हिंदी करना पड़ेगा, हिंदी सीखना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने बाइबल को जो है ट्रांसलेट किया, किस में किया? हिंदी में किया। यानी गद्य थी बाइबल तो उसको हिंदी में किया। ठीक है ना। और उन्होंने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। और गद्य के विकास की आरंभिक चर्चा में हम देख ही चुके, संदेश को पहुंचाने के लिए, बोलचाल के प्रयोग के लिए गद्य का प्रयोग होता था। और ईसाई धर्म प्रचारकों ने जनता की भाषा में प्रचार भी शुरू कर दिए थे। हिंदी गद्य में छोटी छोटी जो प्रचार पुस्तिकाएं थी, धर्म ग्रंथ, बाइबिल के हिंदी अनुवाद में ईसाई धर्म के प्रचार को गति मिली। ठीक है। फिर नवीन आविष्कार भी हुए। नवीन आविष्कारों के प्रति भी क्या हुआ? हिंदी को ज़्यादा अपनाया गया, खड़ी बोली को ज़्यादा अपनाया गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो दूर दूर क्षेत्रों में फैल गई थी। उसने यहाँ पे रेल और तार से इसको जोड़ दिया था। जो देश, बहुत जो जगह राज्य थे, देश, क्योंकि जो पहले राज्य हुआ करते थे उनको एक देश के अंदर ही देश बोला जाता था। तो जो दूर दूर के क्षेत्र थे उनको जोड़ने के लिए उन्होंने रेल और तार का सहारा लिया और यहाँ पे मुद्रण का काम शुरू किया। तो रेल ने जनजीवन में बड़ा परिवर्तन ला दिया था। ठीक है ना। और इसी तरह से वहाँ ने प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना की। जब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होगी तो सीधी सी बात है, यहाँ पे बुकें निकलेंगी, पत्रिकाएं छपेंगी। अब ये छपेंगी तो हिंदी गद्य का ही तो विकास यहाँ पे हो रहा है ना। यातायात के तेज साधनों ने पत्रिकाओं, पुस्तकों को रेल तथा अन्य तेज वाहनों से जल्दी जल्दी से दूसरे स्थानों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम नहीं लगता था, घुड़सवारी की जरूरत नहीं थी। अब ट्रेन में बैठ के लोग जाते थे तो बुकें भी जल्दी पहुंच जाया करती थी। तार की सुविधा से समाचारों को जल्दी प्राप्त करना शुरू हो गया था। टेलीफोन लेके वो आए थे। तो इस कारण से गद्य लेखन में काफी तेजी से क्या हुआ? विस्तार हुआ था। फिर शिक्षा के विस्तार में भी आप यही चीज लिख दीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा। तो ये मेन कारण थे हिंदी गद्य के विकास के। समाज सुधार आंदोलन भी हुए। ठीक है। अब समाज सुधार आंदोलन में क्योंकि सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहते थे, तो जो भी भारतीय समाज में बुराइयां व्याप्त थी उनको दूर करना मेन काम था। उनको दूर करने के लिए एक भाषा की आवश्यकता थी, और ऐसी भाषा हो जो जनता उन्हें जानती हो, जो उन्हें जिस भाषा में उनको समझाया जा सके। ठीक है। जनता की भाषा को, अपने मत का प्रचार किया। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज द्वारा यह कार्य किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और इसी तरह से सत्यार्थ प्रकाश रचना हिंदी गद्य में की गई थी। ठीक है। आर्य समाज के लिए दयानंद सरस्वती ने लिखी थी।
तो इस तरह से बहुत से लोग थे जिन्होंने समाज सुधार के लिए हिंदी गद्य का ही सहारा लिया था, बुकें लिख के लोगों को समझाने का प्रयास किया था, ताकि सब तक नहीं पहुंच सकते थे लेकिन बुकें सब तक पहुंच जाती, इसलिए उन्होंने हिंदी गद्य का सहारा लिया, ठीक है ना। और पंजाब में हिंदी प्रचार के लिए उन्होंने पत्र निकलवाए और गद्य की रचनाएं भी की, ठीक है। तो हिंदी गद्य के क्या थे, मेन कारण थे। तो आई थिंक से ये यूनिट जो है यहाँ पे भी खत्म नहीं होगी, इसमें और भी ज़्यादा है, हम देखेंगे। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। ये तो यहाँ पे आज मैं इस वीडियो में यहीं तक लूँगी, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। 25 मिनट का ये वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ओके, राइट, ओके। जैसे हिंदी गद्य के विकास में मुद्रण के महत्व को स्पष्ट करना, तो मुद्रण यानी समाज जो प्रिंटिंग प्रेस होता है, तो जो जस्ट अभी मैं आपको बता के आ रही हूँ ऊपर 5 से 6 मिनट की वीडियो में, वो आपको लिख देना है, जबकि इसमें केवल 3 पंक्तियों में है, ठीक है। अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम युग को लेंगे, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ऊपर जो भी पढ़ा है उनमें से एक क्वेश्चन आएगा और इन युग में से एक क्वेश्चन आएगा, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो इस तरह से एक यूनिट का 2 वीडियो बनेगा, क्योंकि मैं इसमें कर दूंगी तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे उस वीडियो का वेट करिएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, ठीक है। और ग्रुप से जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, तो वहां से आप जुड़ जाइए लिंक को क्लिक करके। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।